हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल देखने के लिए आप वीडियो को देखने के लिए फर्दर भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एनालिटिकल व्यू से मुझे देखने को मिला कि व्यू केवल 3 से 4 मिनट का आ रहा है जबकि वीडियो लेक्चर 30 मिनट्स का है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊं कि 1-1 घंटे का वीडियो आपको दूं जिससे आप आसानी से आपका टॉपिक जल्दी कवर हो, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। मेरा पहले की एनालिसिस यही है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मोल कॉन्सेप्ट से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, वाई चार्ट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसकी एक न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर मैं नेक्स्ट मंडे को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर रहेगा जो कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा हेल्पिंग रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल हम लोग मंडे को करेंगे। एक बार मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल लगाना आसान होगा। आज का टॉपिक हम वो पढ़ने चल रहे हैं जो क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से लॉ आप एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं, कैसे केमिकल आप एक दूसरे में कोई केमिकल कंपोनेंट आपस में कंबाइन करता है, कौन कौन से लॉ के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ने के पीछे रीजन यही है कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते तो प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट बनता क्यों है? कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? इसके पीछे जो लॉ दिए गए हैं उन लॉ के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फाउंडर कहा जाता है एंटोनी लेवाइजर को। किसको कहता है? एंटोनी लेवाइजर को। टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दिए गए हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि मैक्सिमम अगर आप कह सके तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be transformed only one form into another form. So law of conservation of mass is the first law, and the second law is law of constant proportion. The second law is law of constant proportion या इसी को बोलते हैं law of definite proportion. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं पहले लॉ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। एक बार हम डिस्कस कर लें फिर एक लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए उसके बारे में देखेंगे। जैसे पहले आपने लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी आपस में कंबाइन होकर के ए बी बना रहा है तो ए का मास अगर 10 रहा होगा और बी का मास 20 रहा होगा तो ए बी का मास कितना होगा? 30 होगा। अगर इसका मास 10 ग्राम, इसका मास 20 ग्राम, तो इसका मास कितना आएगा? 30 ग्राम। ये कहता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लेकिन अमाउंट क्या रहा? वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, ऐसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन है। लॉ ऑफ जो दूसरा सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ डिफरेंट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। जैसे आप वाटर लीजिए, अब वो वाटर चाहे टैप वाटर हो चाहे वो वाटर आपका डिस्टिल्ड वाटर हो, अगर वो वाटर है तो उसमें जो बाई मास रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 का ही आएगा। अब जानते हैं हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 मतलब 1:8 का रेशियो आएगा या कोई भी वाटर अगर उसका सोर्स सही है तो। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। तीसरा लॉ जो हमारे सिलेबस में है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है तीसरा लॉ। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो सबसे लास्ट है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के कंबाइन पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग गैस लॉ, या फिर यूं आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ फॉर गैसेस। गे-लुसाक्स लॉ फॉर गैसेस फॉर वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ जो कह सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉज दिए गए? 5। फिर पूछिए कितने लॉज हैं?
तो कितने हैं 5। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लास्ट या डिफरेंट प्रोपोर्शन की बात है, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और सबसे लास्ट है गे-लुसाक्स लॉ। तो सारे लॉ के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। कैसे पढ़ना ये जान लीजिए। हर लॉ में किसने लॉ को दिया, उस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उस लॉ का ड्रॉबैक क्या है, क्या वो सही है, और सही नहीं है तो आज उसमें क्या मॉडिफाई किया गया और आज क्या हम पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। फर्स्ट लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. It can be formed only one, it can be converted to one form into another form. mass ना तो create किया सकता है, ना ही destroy किया सकता है, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, reactant से product में convert कर सकते हैं, बस destroy नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। या यूं कह लीजिए, in a physical or chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. जैसे फॉर एग्जाम्पल C plus O2 है, gives out CO2। कार्बन का मास आपको पता है 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम। और यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये 2 into 16 दैट इज टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट जोड़ा जाए 12 into 32 कितना हो गया 44 ग्राम, और यहाँ कितना है 44 ग्राम। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। ला रटना नहीं है, ला क्या कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट is converted to mass of product becomes equal during any physical or chemical change. The total mass of reactant is equal to the total mass of product during any physical or chemical change. कौन कहता है? Law of conservation of mass। इसी को in other word आप क्या कह सकते हैं? Mass can neither be created nor be destroyed. It can be transformed only one form into another form. तो आप इसका स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे? 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। क्लियर? ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा ये बताइए, मैं घर पे आप चाय बनाने बैठते हैं, क्या चाय क्लोज कंटेनर में ना बना रहे हो, आप एक ओपन कंटेनर में बना रहे हो, तो क्या चाय अगर आप 1 कप टी बनानी है तो आप मिल्क 1 कप लेंगे तो क्या चाय 1 कप टी बनेगा? नहीं बनेगा ना। मतलब ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा, इसका लिमिटेशन बताने जा रहा हूं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज लिमिटेड when the procedure the reaction occurs only in closed vessel। अगर केमिकल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में कर रहे हैं तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। अगर पूछो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो व्हाट इज द लिमिटेशन, आप नीचे पॉइंट लिखेंगे लिमिटेशन। द लिमिटेशन दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देन व्हाट, व्हेन द रिएक्शन अकर्स इन ए क्लोज कंटेनर। क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है जब कोई लॉ आता है, कोई देता है, ये लॉ किसने दिया ये मैंने नहीं बताया। दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, जिसको आप फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री पता है ना, एंटोनी लेवाइजर कहते हैं। तो एंटोनी लेवाइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। क्या स्टेटमेंट है ये क्लियर है? तो पॉइंट पहले के लिखिएगा सबसे पहले कि गिवन बाय, किसे दिया था? एंटोनी लेवाइजर ने। फिर स्टेटमेंट दो बताया आपको मैंने, स्टेटमेंट लिखिएगा। फिर एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि सर इसका क्या लिमिटेशन है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली व्हेन द रिएक्शन अकर्स इन ए क्लोज्ड वेसल। क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब जब कोई लॉ आता है तो उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए कोई आता है। तो एंटोनी लेवाइजर साहब के चेले थे लैंडॉर्ट साहब, लैंडॉर्ट बोलते हैं लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट। लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट। लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने क्या किया कि एक सील ट्यूब ली। अब
अपने लॉ को जस्टिफाई करने में एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। जब आप कोई चीज़ नया प्रिपेयर करते हैं, आप मान लीजिए एक रोबोट बना लिए, अब वो रोबोट केवल आप ही ने बनाया, आपके तरह किसी और ने नहीं बनाया, कैसे प्रूव करेंगे? आपको उसको ले आकर कहीं लैब में प्रूव करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब एंटोनी लेवाइजे ने इस लॉ को दिया तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? इनके शिष्य एंड लैंडॉल्ट ने किया था। लैंडॉल्ट इन्होंने ऐसे सील ट्यूब ली और इस सील ट्यूब को एक में इन्होंने ले लिया NaCl, इसका मान लीजिए W1 ग्राम लिया, और एक में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका W2 ग्राम लिया। दोनों को पहले वे करके तब लिया, ठीक है। इसमें वेट कर लिया कि NaCl कितना ग्राम है और AgNO3 दोनों ही आयनिक कंपोनेंट है। NaCl एक आयनिक कंपोनेंट है और AgNO3 ये भी एक आयनिक कंपोनेंट है। उसको ये लैंडॉट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, लैंडॉट एक्सपेरिमेंट। तो अगर कोई पूछे हाउ यू कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, तो आप बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ लैंडॉट एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट इट इज द फिजिकल जस्टिफिकेशन, केमिकली जस्टिफाइड दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। क्लियर? देखिए सील ट्यूब है, उसका इन्होंने क्या इसको सेक किया। जब सेक किया तो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl और फिर AgNO3 दोनों आपस में रिएक्ट किए। इनका मास था W1, इसका मास था W2, दोनों आपस में रिएक्ट किए। तो ये आपस में क्या बनेगा? AgCl और ये बनाएगा NaNO3। तो AgCl बना और क्या बना? NaNO3 बना। फिर इसका दोनों का वे किया इन्होंने, तो क्या देखा कि सर इन उसका पूरा मास जो आ रहा है वो W1 प्लस W2 के बराबर है। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिहाइंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दिस इज एक्सप्लेन एट कि लैंडॉट एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैंडॉट साहब ने एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे? गिवन बाय एंटोनी लेवाइजर, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन के बाद फिर ये इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब कोई लॉ आता है तो उसके उसकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती हैं, और वो आलोचना तब होती है जब कोई नया डिस्कवरर आता है, कोई नया मार्केट में आता है तो पुराने वाले को परेशानी होती है कि नहीं होती है? तो हुआ क्या, ये लॉ तब तक चला, माना गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहा कि हाँ सही है सही है सही है। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन इक्वेशन आया, कौन सा आया? आइंस्टीन इक्वेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन आया, आइंस्टीन इक्वेशन आया, न्यूक्लियर फ्यूजन आया, इन सारे रिएक्शन में क्या होता है? आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है? आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में जानते हैं, E= होता है mc², मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये तो है आइंस्टीन इक्वेशन। तो आइंस्टीन इक्वेशन कहता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ऊपर ला क्या कह रहा था कि नहीं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ओनली वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मतलब मास से मास में बदल सकता है, लेकिन ये तो कह रहा नहीं, मास से एनर्जी में बदल सकता है। तो फिर मामला फंस गया। तो ये जब आइंस्टीन इक्वेशन आया तो इनके लॉ में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस लॉ में अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द लिमिटेशन, लिमिटेशन हमने क्लोज वेसल देखा ही, और दूसरा क्या आया कि क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट था या कहाँ जाकर के ये फेल हो जाता है, तो आइंस्टीन इक्वेशन पे जाकर के ये फेल हो जाता है। आइंस्टीन इक्वेशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये कहता नहीं, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो आइंस्टीन इक्वेशन इज द ड्रॉबैक या आइंस्टीन इक्वेशन इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइंस्टीन इक्वेशन एंड न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वहां भी। तो फिर तो न्यूक्लियर फिशन, आइंस्टीन इक्वेशन, ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू नहीं है। क्लियर है? तो ये इनका आइंस्टीन इक्वेशन की वजह से ये क्या हो गए? फेल हो गए। फेल का मतलब भाई कोई बहुत बड़ा आदमी अगर आपको, मैं बोल दूँ कि यार सुमित सर बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? मेरी बात अगर आप मुझे मानते हैं या जानते हैं कि नहीं सर गलत नहीं बोल सकते, तो क्या करेंगे? कहेंगे सर आपकी बात सही है लेकिन थोड़ा सर ये भी होना चाहिए। तो हुआ क्या, आइंस्टीन साहब की बात भी नहीं गई और एंटोनी लेवाइजर साहब की बात भी नहीं गई, क्योंकि फादर ऑफ केमिस्ट्री थे वो। तो दोनों लोगों की बात को कंबाइन किया गया और आज के समय में, आज जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे
आज के समय में इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट व्यू अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द करंट व्यू अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज today the law of conservation of mass is converted into किसमें कन्वर्ट हो चुका है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यू टू आइंस्टीन इक्वेशन। क्लियर है? तो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आज के समय में हम कहते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी मतलब टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। अभी ऊपर क्या बोल रहे थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन आप क्या बोलेंगे? The mass and energy cannot be created nor be destroyed, but it can be transformed only one form into another form। अब mass and energy की बात करेंगे स्टेटमेंट में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसमें कन्वर्ट हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो आज का ये एक नोट्स आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, मैं वीडियो लेक्चर छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपकी मेरी एनालिसिस कि आप वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी मैं अगला वीडियो आपको कम से कम 30 मिनट का 1 आवर का दूंगा। अदरवाइज बनाने का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे भाई हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें। लॉकडाउन की कंडीशन में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सारी सुविधाएं इस समय अवेलेबल नहीं है। आपके लिए टीचर इतना कुछ कर रहा है तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। आप सामने क्लास में होते तो मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता, लेकिन आप सामने तो है नहीं मेरे। तो आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप मेरे वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे, जो कि मुझे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब स्टूडियो में दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो कंप्लीटली देखा। तो वो मेरे पास डाटा अपने आप आ जाएगा। तो मैं देख करके आपको मंडे को उसकी एनालिसिस करके बताऊँ। तो मंडे इस टॉपिक को समझने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करेंगे। मुझे लगता है कि आज आपको ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए जो 5 लॉ दिए गए हैं, तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ के बारे में नोट्स क्या बनाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, किसने दिया था, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद फिर क्या लिखेंगे, इसका क्या लिमिटेशन है। तो आइंस्टीन इक्वेशन और न्यूक्लियर फिशन, इन दोनों में क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि ये बात पहले नहीं कही थी। तो आज का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो टुडे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज कन्वर्टेड इनटू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो फिर नया स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी द लॉ स्टेट्स दैट व्हाट during any physical or chemical change all the mass and energy of reactant remains constant just as product। ठीक है, तो आप इस नोट्स को बना लीजिए, फिर हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो आई होप कि फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो लेक्चर देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। ये 2 काम आपको करना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करिए, जिससे कि क्या होता है कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम और अच्छा देंगे। तो आई होप लॉकडाउन की कंडीशन में आप घर पे होंगे, क्लास 10 का आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, एक आध पेपर शायद बचे थे IT के, आप आई होप कि वो नहीं होंगे, भी देखते हैं भी क्या होता है। लेकिन फिर भी अब आप 11th में देखिए, अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11th का सिलेबस लेंदी है। तो रिक्वेस्ट है कि लग जाइए पढ़ाई के लिए। अभी तक जो भी किया मौज मस्ती की ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई करिए। अगर आप वीडियो को थ्रू आउट देखते रहेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको नीट और फाउंडेशन IIT की तरफ भी ले चलूँगा, लेकिन तब ले चलूँगा जब मुझे लगेगा कि आपके अंदर उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा शक्ति है। तो आपको इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको नीट और IIT की प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगा, लेकिन तब करा पाऊंगा जब आप क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर को कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और साथ साथ पूरा नोट्स देखिए, पूरा नोट्स बनाइए। डेली एक कॉपी नोट कर लीजिए, पुरानी कोई कॉपी होगी उस पर नोट्स बनाते चलिए डेली के वीडियो लेक्चर के। ठीक है, थैंक यू।